बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने शुरू किया हुआ है फर इंग्लिश बोलना सीखने के लिए 30 दिनों का इंग्लिश कोर्स, और आज इस कोर्स का 5वां दिन है। आज के दिन हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंसेस क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, इनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम डिटेल से सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बिना देर किए शुरू करते हुए आज का लेसन। लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना भी हरगिज मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कहाँ इस्तेमाल होता है, सीखते हैं। Present indefinite tense is always used to tell about an action which happens regularly. Routine work and universal facts are always told using this tense. फेल हाल मतलब का इस्तेमाल ऐसे कामों के लिए होता है जो बाकायदगी से होते हैं। बाकायदगी से होते हैं मतलब मुसलसल होते हैं, डेली होते हैं। इसके अलावा आलमगीर हकायक को बयान करने के लिए भी यही टेंस इस्तेमाल किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन क्या है, यानी इस टेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है, कैसे पता चलेगा कि हमारे सामने जो सेंटेंस है वो किस टेंस में फॉल करता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होगी। उर्दू फिकरात के आखिर में ता है, ती है, ते हूँ वगैरह आता है। जैसा कि मैं स्कूल जाता हूँ, लास्ट पे क्या आया, ता हूँ। अली खाना खाता है, ता है। हम क्रिकेट खेलते हैं, ते हैं। होप सो के आपको आइडेंटिफिकेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब दरअसल होता क्या है। ये वर्ब के साथ लिखा जाता है। इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस है वो वर्ब के बगैर नामुकम्मिल है। सेंटेंस में वर्ब का होना यानी किसी काम का होना लाजमी होता है। तो वर्ब के साथ एक हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। उस हेल्पिंग वर्ब से उस जमाना की पहचान होती है। किस जमाना की, जिस जमाना में सेंटेंस फॉल करता है। हर टेंस का अपना अलग हेल्पिंग वर्ब होता है, जो कि हम अगली वीडियोस में सीखने वाले हैं। इस टेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, इसमें हम दो तरह के हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, डू और डज। कुछ सेंटेंसेस में हम डू इस्तेमाल करते हैं, कुछ सेंटेंसेस में हम डज इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि डू कब इस्तेमाल होगा, डज कब इस्तेमाल होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए भी आपके लिए जो है बहुत वजाहत से बता दिया गया है। डू इस्तेमाल होगा आई, वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट्स, यानी तमाम प्लूरल सब्जेक्ट्स जो है इनमें आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं। कुछ जिस तरह से आई है, वी, दे, यू, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे गर्ल्स, ट्रीज, फ्रेंड्स, एप्पल्स, मैंगोज, हाउसेस, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है उसके लिए हम क्या लगाएंगे, डू। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है जैसे ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे गर्ल, ट्री, एप्पल, सोफा एक्सेट्रा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम डज का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस कैसे बनाएंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस है उसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। ये किसी भी सेंटेंस का जो है वो बेसिक मेथड है। पहले भी पिछले वीडियोस में बहुत बार ये तरीका बताया जा चुका है, लेकिन अब स्पेसिफिक टेंस के हिसाब से बताया जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाएंगे। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सेकंड या थर्ड फॉर्म कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी, इसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है और लास्ट पर जो है वो ऑब्जेक्ट लिखना है। याद रहे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। बाकी तमाम टेंसेस में जो है सिंपल सेंटेंसेस में भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसा है जिसमें सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते।
इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगा लेना है और उसके बाद वर्ब लगाना है, वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है, यानी 3 लफ्जों पर मुश्तमिल जो है सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। आई ईट फूड। जैसा कि आपने देखा, आई सब्जेक्ट है, आई के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगाई ईट, ईट का मतलब खाना, और फूड, फूड का मतलब खाना। ईट का मतलब खाना जो खाया जा रहा है, ठीक है। खाया जाना जो है, खाए जाने की इंग्लिश होगी ईट, और फूड खाना। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। लड़की गाना गाती है, गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग, गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग। यहाँ पर सिंग्स इस्तेमाल किया गया है, इसकी क्या रीजन है, आगे चलकर इसकी वजाहत करते हैं। बच्चे फूल तोड़ते हैं, चिल्ड्रन प्लक द फ्लावर्स, चिल्ड्रन प्लक द फ्लावर्स। परिंदे हवा में उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। याद रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। मनफी बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या करना है, नॉट का इजाफा करना है। मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट फूड। मैं खाना खाता हूँ की इंग्लिश क्या थी, आई ईट फूड। अब मनफी आ गया फिक्रा, मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो यहाँ पर हमने किस चीज का इजाफा किया, एक तो हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगा दिया, आई डू नॉट ईट फूड। लड़की गाना नहीं गाती है, द गर्ल डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पर नोटिसेबल चीज ये है कि अब हमने सिंग लिखा है, सिंग इस्तेमाल किया है, सिंग्स नहीं लगाया। तो याद रहे कि एस या एस का इजाफा जो है वो सिंपल सेंटेंसेस में करना है, मनफी फिक्रात में एस या एस का इजाफा हरगिज नहीं होगा। बच्चे फूल नहीं तोड़ते हैं, चिल्ड्रन डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, चिल्ड्रन डू नॉट प्लक द फ्लावर्स। परिंदे हवा में नहीं उड़ते हैं, बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द एयर, बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द एयर। यहाँ ये चीज भी नोट कर लें कि हमने हेल्पिंग वर्ब जो है, जहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट था वहां पर हमने डज का इस्तेमाल किया है और जिधर प्लूरल सब्जेक्ट था वहां पर हमने डू का इस्तेमाल किया है। डू और डज का इस्तेमाल बहुत ही केयरफुली करना है। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती कर जाते हैं कि जहाँ पर डू लगाना हो वहां पर डज लगा देते हैं और जहाँ पर डज लगाना हो वहां पर डू का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये बहुत ही सोच समझ कर करना है। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फिक्रात कैसे बनाने हैं। सवालिया फिक्रात बनाने का तरीका जो है वो बार बार बताया भी जा चुका है, फिर अगेन बता देते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आना है। हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है, सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी सवालिया फिक्रा बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में लगा देना है। सिंपल सी बात है। सादा फिक्रात में हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना, और सवालिया फिक्रात में हमने क्या करना है, सादा फिक्रा ही लेना है लेकिन उसके शुरू में हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। बाकी जो है सेंटेंस बिल्कुल सादा फिक्रे की तरह ही लिखना है। फर्क क्या है, सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में लिख देना है। जैसे क्या मैं खाना खाता हूँ, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। तो यहाँ पर क्या मैं खाना खाता हूँ, तो हमने क्या किया, सिंपली हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लिख दिया, डू आई ईट फूड, डू आई ईट फूड। क्या लड़की गाना गाती है, डज गर्ल सिंग अ सॉन्ग, डज गर्ल सिंग अ सॉन्ग।
क्या बच्चे फूल तोड़ते हैं? डू चिल्ड्रन प्लक द फ्लावर्स? क्या परिंदे हवा में उड़ते हैं? डू बर्ड्स फ्लाई इन द एयर? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में कुछ सूरतों में वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा भी किया जाता है। वो कंडीशंस कौन सी हैं जिनमें एस या ईएस का इजाफा किया जाता है? आइए सीखते हैं। एस और yes is added after verb only if sentence is simple. It should not be negative or interrogative. सेंटेंस ना तो नेगेटिव हो और ना ही इंट्रोगेटिव यानी ना ही मनफी फिक्रा हो और ना ही सवालिया फिक्रा हो, सादा फिक्रा हो, तब हम एस या एस का इजाफा कर सकते हैं। सेकंड है सब्जेक्ट इज ही शी इट आर सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होना चाहिए, ही शी इट हो या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो जैसे गर्ल, हार्स, बेड एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि एस कब यूज करेंगे और ई एस कब यूज करेंगे, ये कंफ्यूजन भी दूर किए देते हैं। इफ वर्ब एंड्स ऑन एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ, then es is added, जैसा कि मिस, मिस के बाद हम क्या लगाएंगे? es, मिसेस। वॉच, ch पर एंड हुआ है तो इसके लास्ट पर भी हम es का इजाफा करेंगे, वॉचेस। वॉश, sh पर एंड हो रहा है तो इसके बाद भी हम es लगाएंगे, वॉशेस। फैक्स, एक्स पर एंड हो रहा है तो इसके बाद भी हम एस लगाएंगे, फैक्सेस। गो, ओ पर एंड हो रहा है तो इसके बाद भी हम एस लगाएंगे, गोज। बाकी तमाम सूरतों में वर्ब के साथ एस का इजाफा होगा, यानी ऐसे तमाम अल्फाज जो इन 5 अल्फाज के अलावा किसी भी अल्फाबेट पर एंड हो रहे हैं उनके साथ हम सिर्फ एस लगाएंगे। आई होप सो कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है क्योंकि प्रैक्टिस के बिना किसी भी चीज़ को परफेक्टली समझना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएं तो आपने अपनी प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।